अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम स्पेस स्टेशन की तस्वीर देखते हैं तो हमें एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं स्पेस स्टेशन में, और उसकी वजह वेटलेसनेस है, जिस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं। ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और इंसान फ्लोट करना शुरू कर देता है। इस वेटलेसनेस की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को बहुत से हेल्थ इश्यूज आते हैं। मसलन उनकी आईसाइट वीक हो जाती है, उनकी हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर दिन कम से कम 1 घंटा स्पेस में एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उनकी ब्लड सर्कुलेशन ग्रेविटी के कम होने की वजह से मुकम्मल तौर पर बॉडी में हो नहीं पाती और ब्लड सीने में जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से डीएनए में भी मॉडिफिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं रेडिएशंस की वजह से। इंसान का कद 1 साल में 1.5 इंच बड़ा हो जाता है। मैं इस पर मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं। इतने हेल्थ हैजर्ड्स की वजह से हम दूर दराज के प्लैनेट्स तक सफ़र नहीं कर सकते। मसलन मरीख तक जाने के लिए हमें 6 महीने दरकार हैं, और अगर इससे आगे जाना है तो और भी ज़्यादा वक्त लगेगा। क्या हम वेटलेसनेस में इतना बड़ा सफ़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें ग्रेविटी की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत है। ऐसे ही बहुत से थीम मुख्तलिफ फिक्शनल मूवीज ने दिखाए, जिसमें से एक 2001 की स्पेस ऑडिसी है, जहां हमें दिखाया गया कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में आराम से चल रहे हैं। स्पेस स्टेशन को अगर देखा जाए तो वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और इस रोटेशन की वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट हो रही है। मैं आपको यहां पर इसी मूवी के कुछ क्लिप्स दिखाता हूं और आप देख सकते हैं कि स्पेस स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे इंसान जमीन पर दौड़ रहा है, जॉग कर रहा है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी को सिमुलेट कर सकें स्पेस स्टेशन में? सबसे पहले ग्रेविटी की बात करते हैं कि ग्रेविटी क्या है। अगर आसान अल्फाज में देखा जाए तो ग्रेविटी जमीन की पुल है, जिस फोर्स के जरिए वो तमाम चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और उसकी वैल्यू है 1G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप एक 10 मंजिला इमारत से तरबूज गिराएंगे तो वो 55 माइल्स पर आवर की रफ्तार से जमीन पर लगेगा। लेकिन जो जो हम स्पेस में जाते हैं तो ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, लेकिन जमीन के ऊपर स्पेस में, स्पेस स्टेशंस में भी ग्रेविटी 0.89% होती है, और इंसान फ्लोट करता है वेटलेसनेस की वजह से। न्यूटन ने हमें बताया कि जब भी दो मटेरियल चीजें पास आती हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। अगर हम जमीन की बात कर रहे हैं तो उस पर मौजूद हर चीज को 1G फोर्स ऑफ ग्रेविटी महसूस होगी। इसका मतलब तो यह है कि स्पेस स्टेशन बनाने के लिए हमें उसका साइज जमीन के बराबर रखना पड़ेगा, अगर उस स्पेस स्टेशन की ग्रेविटी 1G हो, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि 1G से जब ग्रेविटी कम या ज्यादा होती है तो इंसान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न्यूटन से आगे चलते हैं आइंस्टाइन की तरफ, जिन्होंने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल दिया, और उन्होंने ये बताया कि एक डब्बे में, एक लिफ्ट में, उस डब्बे के चारों तरफ से उसको बंद कर दिया जाए, उसके अंदर एक इंसान हो, और वो डब्बा आहिस्ता आहिस्ता जमीन के पास लाया जाए तो इंसान को फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील होगी। लेकिन अगर उसी डब्बे को ऊपर से हुक लगाकर तेजी से ऊपर एक्सेलरेट करवाया जाए, लीनियर एक्सेलरेट करवाई जाए, तो फिर भी इंसान को बिल्कुल ही ऐसी फोर्स महसूस होगी जैसे कि वो जमीन के पास आ गया है एक्सेलरेशन की वजह से। तो जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड में था तो उसका ग्रेविटेशनल मैस था, और जब वो एक्सेलरेट कर रहा था तो उसका इनर्शियल मैस है। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो इंसान किसी भी तजर्बे से ये अखज़ नहीं कर सकता उस लिफ्ट के अंदर, जो कि मुकम्मल तौर पे बंद है, कि वो जमीन के पास जा रहा है या वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। गर्ज ये कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि एक्सेलरेशन की वजह से भी हमें एक ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस होती है जो हम ग्रेविटी का नेमल बदल मान सकते हैं। यही फोर्स आपको उस वक्त एक्सपीरियंस होती है जब आप एक्सेलरेटर को तेजी से दबाते हैं। गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है और आप पीछे की तरफ आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको पीछे से किसी चीज ने खींचा हो। लेकिन क्या लीनियर एक्सेलरेशन के जरिए हम ग्रेविटी जैसी फोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसके लिए बहुत पावरफुल इंजन चाहिए। 1G की एक्सेलरेशन चाहिए रॉकेट्स को ऊपर जाने के लिए, और उसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल और टेक्नोलॉजी चाहिए। आप जानना चाहते हैं कि हम इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? तो इस वक्त जो हमारा सबसे पावरफुल इंजन है जो रॉकेट्स को स्पेस में लेके जाता है, उसे आयन इंजन कहा जाता है।
उसकी एक्सेलरेशन g से मिलियंस ऑफ टाइम कम है। तो हमें अभी बहुत तरक्की करनी है इतने बड़े इंजन्स बनाने के लिए जो हमें 1g की एक्सेलरेशन के साथ स्पेस में लेके जाएं, ताकि उसमें हमें ग्रेविटी फील हो सके और हम आराम से अपना काम कर सकें। चलें हम अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सप्लोर करते हैं। जब भी आप झूले में बहुत तेजी से रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं, तो आप झूले से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप पर एक फोर्स लग रही होती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। मसलन जब गाड़ी तेजी से मोड़ काटती है तो आप गाड़ी के बाहर की तरफ, शीशे की तरफ आपका झुकाव हो जाता है, और उसकी वजह मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि ये एक्सेलरेटिंग कार है, रोटेट कर रही है। आपको रेड कलर का एरो नजर आ रहा है, आप बिल्कुल इस तरफ झुकेंगे क्योंकि आप पर एक फोर्स लग रही है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दी है। लेकिन किसी भी चीज को सर्कल में रोटेट करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए एक सेंट्रलाइज फोर्स की भी जरूरत होती है, जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। मैं आपको यहां पर और एग्जांपल्स दिखाता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। आप देखिए कि एक साहब बहुत तेजी से बाल्टी में पानी डालकर घुमा रहे हैं, लेकिन पानी बाहर नहीं कर रहा, क्योंकि पानी इस बाल्टी के बॉटम के साथ चिपक चुका है, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग। इसी तरीके से आप इस डब्बे में देखें जिसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं, तो रोटेशनल स्पीड की वजह से आपको पानी बाहर दीवारों की तरफ, ग्लास की तरफ चिपका हुआ नजर आएगा। पानी पर आपको लगेगा कि कैसी फोर्स लग रही है जो उसको बाहर की तरफ लेके जा रही है। और इसी तरीके से इस झूले की तरफ देखिए, आप देखिए कि तेजी से इंसान उड़ता हुआ बाहर क्यों जाता है, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रही है जो उसको बाहर की तरफ खींच रही है, और वो फोर्स जो उसको बाहर की तरफ लेके जा रही है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस्तेमाल करते हुए हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब जंगी जहाज, जब F-16 या JF थंडर मनूवर्स कर रहे होते हैं, तो उस वक्त पायलट पर 1g से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल हमने कैसे करना है आर्टिफिशियल ग्रेविटी को सिमुलेट करने के लिए? हमने सिंपल रोटेटिंग वॉल्स को अपनी फ्लोर बना लेना। अगर इन रोटेटिंग वॉल्स पर हम खड़े हो जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ एक्ट करेगी, नीचे की तरफ अब एक्ट करेगी। हमें ऐसे लगेगा कोई चीज हमें नीचे की तरफ दबा रही है, और हमें ऐसे लगेगा कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप राइट साइड पर एक सिमुलेशन देख सकते हैं जिसमें एक इंसान रोटेटिंग स्टेशन में, हैबिटेट में मूव कर रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसे ये फील हो रहा है कि शायद वो जमीन पर मूव कर रहा है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे जमीन पर घूम रहा है, फ्लोट नहीं कर रहा, वेटलेसनेस का शिकार नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद उसे ग्रेविटी फील हो रही है। इसलिए जितने भी आप फ्यूचरिस्टिक मूवीज देखते हैं तो उसमें आपको स्पेस स्टेशंस हमेशा रिंग की तरह घूमते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिमुलेटर्स हैं। इसी किस्म के डिजाइन 1970s में दिए गए, और एक डिजाइन मैं आपको दिखा रहा हूं जेराल्ड के ओनाइल का। कुछ लोग उसे ओनील भी कहते हैं। इन्होंने एक कैप्सूल दिया जिसे ओनील कैप्सूल कहा जाता है। इस कैप्सूल की खास बात यह कि हर वक्त स्पिन कर रहा होता है, और इस कैप्सूल को हम स्पेस में रखेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्पेस की कॉलोनी है। इस कैप्सूल का डायमीटर 5 मील है, 20 मील ये कैप्सूल लंबा है। क्योंकि ये कैप्सूल स्पिन कर रहा है तो इसलिए इसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट हो सकती है। जेराल्ड ने हमें यह भी बताया कि इस कैप्सूल को हम जमीन के रिसोर्सेज की मदद से बिल्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एस्ट्रॉइड्स की माइनिंग करनी पड़ेगी, चांद की माइनिंग करनी पड़ेगी, वहां से एल्यूमिनियम लेके जाना पड़ेगा, तब ये कॉलोनी बन सकेगी। ओनील सिलेंडर 360 सिलेंडर है जो कि हर वक्त रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और इसकी वॉल्स पर आप देख सकते हैं तो आपको यहां पर जमीन जैसी टेरेन नजर आएगी। तो चारों तरफ, बल्कि चारों की बजाय मुझे ये कहना चाहिए 360 आपको जमीन ही जमीन इस सिलेंडर में नजर आएगी। और ऐसा ही सिलेंडर इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है। लेकिन इस सिलेंडर को बनाने के लिए लूनर माइनिंग या एस्ट्रॉयड माइनिंग बहुत ज्यादा महंगी है, इसलिए ये एक डिपिक्शन है, एक ख्याल है। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम इसको बना सकें। एक और ख्याल नासा को आया और नासा ने स्टैनफोर्ड टॉरस का एक मॉडल हमें दिया। तो अगर एक पहिए में छोटे से इंसेक्ट है और वो पहिया जोर जोर से मैं घुमाऊं, तो क्या आप विजुलाइज कर सकते हैं कि वो बग्स, वो इंसेक्ट इसकी दीवार के साथ, इस पहिए की बाहर की दीवार के साथ चिपक जाएंगे?
उन्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगी, लेकिन उन्हें ऐसे लगेगा कि कोई, और अगर उस दीवार पर वो खड़े हो जाएं तो उन्हें लगेगा कि वो बिल्कुल जमीन पर हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक मॉडल दिया हमें नासा ने, और नासा ने हमें टॉरस का जो मॉडल दिया वो 1 मील डायमीटर का है, 100 मीटर उसका इनर डाया, और ये 100 गुना छोटा है ओनील सिलेंडर से। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जब इंसान इसके ऊपर मूव करेगा तो उसे ऊपर छत पर आसमान नजर आएगा, जबकि सिलेंडर क्योंकि हर तरफ से क्लोज था तो उसे ऊपर भी जमीन नजर आएगी और उसकी वजह से परेशानी का सामना रहेगा। लेकिन इस टॉरस को बनाने के लिए भी हमें इसके साइज को मनूवर करना पड़ेगा, इसके साइज को छोटा करना पड़ेगा। तो क्या हम छोटे टॉरस बना सकते हैं? इस टॉरस को अगर देखा जाए तो इसमें 2 चीजें बहुत अहम है, एक ओमेगा और एक आर। ओमेगा है रेट ऑफ रोटेशन और आर है रेडियस ऑफ रोटेशन। इन दोनों चीजों को अगर हम मैनिपुलेट कर सकें तो हम कोई ऐसा टॉरस बना सकें जिसमें 4 से 5 एस्ट्रोनॉट्स रह सकें। मैं आपको यहाँ पर इनके सरफेस एरिया दिखा रहा हूँ, सिलेंडर के भी और टॉरस के भी। तो इनके सरफेस एरिया में आप एक चीज गौर से देख सकते हैं और वो है आर, कॉमन चीज है। तो अगर हम आर को छोटा करेंगे तो इनका सरफेस एरिया कम होगा और इन पर कम लागत आएगी, इन पर कॉस्ट कम इस्तेमाल होगी। लेकिन आर को कैसे छोटा किया जा सकता है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जब भी एक चीज सर्कल में मूव करती है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू, उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है A=r⍵²। तो मुझे अगर आर को कम करना है तो मुझे उसकी रोटेशन को कम करना पड़ेगा ताकि जी कांस्टेंट रहे। जी तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है। इसका मतलब यह है कि मैं आर को, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आर हमारे पास 400 था, 400 मीटर है, और उस लिहाज से इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो रोटेशनल स्पीड आएगी वो 1.5 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट आएगी। मैं आर को अब छोटा कर देता हूं। मैं एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना चाहता हूं, एक ऐसा स्पेस हैबिटेट बनाना चाहता हूं जो 100 मीटर का हो। तो इस फॉर्मूले से अगर मुझे उसकी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है तो उसकी जो रोटेशनल स्पीड होगी, उसका रेट ऑफ रोटेशन होगा, वो डबल हो जाएगा, 3 आरपीएम हो जाएगा। इसका मतलब वो तेजी से घूमना शुरू कर देगा। और अगर वो बहुत तेजी से घूमता है तो हमें कुछ और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब भी एक रोटेशनल स्पेस हैबिटेट या स्पेस स्टेशन डॉक करेगा एक नए आने वाले स्पेस शटल से, डॉक का मतलब यह है कि हमने उनको कंबाइन करना है, उनको लॉक करना है स्पेस में, तो उसे मुश्किल आएगी क्योंकि एक तो बहुत तेजी से घूम रहा है और दूसरे को भी उतनी तेजी से घूमना पड़ेगा ताकि वो अलाइन हो और वो एक दूसरे को डॉक कर सकें और एक दूसरे को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सकें। इंसान हर किस्म की ग्रेविटी में ज्यादा अरसा नहीं रह सकता। तो अगर मैंने आपको यहां पर जी दिखाई है तो जी मरीख पर जाकर हमें जो ग्रेविटी फील होगी वो 0.85% होगी, 15% कम ग्रेविटी होगी मरीख की। हम अगर चांद पर जाएंगे तो 0.6 जी उसकी ग्रेविटी होगी, यानी तकरीबन 40% ग्रेविटी कम होगी। और हम ये जानते हैं कि 0.6 ग्रेविटी में इंसान प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकता, स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये एक लोअर लिमिट है। इससे ज्यादा नीचे अगर ग्रेविटी होगी तो इंसान ज्यादा अरसे के लिए उसमें नहीं रह सकता। इसी तरीके से अपर लिमिट में आते हैं तो जब भी हम 1G से ऊपर जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, नौजिया होना शुरू हो जाता है, इंसान का सर चक्कर खाना शुरू हो जाता है। लेकिन 4G पर इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है और उसे कुछ होश नहीं रहती। तो हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 0.6 है और जो हमारे पास अपर लिमिट है वो 4G है। चले हम इस लिमिट को सब्ज रंग से यहाँ पर शो कर देते हैं। तो ये वो जगह है जहां पर हमारा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन होना चाहिए। एक और स्टडी के मुताबिक अगर स्पेसक्राफ्ट बहुत छोटा होगा तो उसमें मौजूद इंसान के सर और उसके पैर पर डिफरेंट ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हमें 17 मीटर मिनिमम साइज है स्पेसक्राफ्ट का, इससे बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा। 17 मीटर से छोटा स्पेसक्राफ्ट हम नहीं बना सकेंगे, स्पेस स्टेशन, स्पेस हैबिटेट नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह से ग्रेविटी इतना ज्यादा फर्क डालेगी हमारे सर पर और हमारे पैरों पर कि हम प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं सकेंगे। तीसरी चीज एक और इफेक्ट है, एक और फोर्स है जो कि एक्ट करेगी, जिसे कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? जब भी रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जाते हैं तो वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन हमें नहीं मिलती। हमने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल देखा था आइंस्टाइन का कि अगर लिफ्ट में एक आदमी बंद है और वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है या वो एक्सेलरेट करे तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे ग्रेविटी की फोर्स जी महसूस होगी। लेकिन एक सर्कुलर मूविंग हैबिटेट में
लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होती, इसलिए वहां पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि वहां पर एक और फिक्टिशियस फोर्स आ जाती है, इसे फिक्टिशियस फोर्स भी कहा जाता है, जो कि क्रियोलिस के नाम से मशहूर है। तो मैं आपको यहां पर अब टोटल एक्सेलरेशन दिखाऊंगा, और इस एक्सेलरेशन में पहला टर्म तो हम पहले ही देख चुके हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, लेकिन उसके साथ दो और टर्म्स आएंगी। जो दूसरी टर्म आएगी वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू लीनियर मोशन, और बीच वाली टर्म कोरियोलिस एक्सेलरेशन की वजह से होगी। चले हम मिसाल ले लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट साकिन है, स्पेस स्टेशन में हर चीज साकिन है, कोई चीज मूव नहीं कर रही, तो उस वक्त जो बीच वाली टर्म है 2 मेगा इंटू वी वेलोसिटी है, वो जीरो हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि क्रियोलिस इफेक्ट उसी वक्त एप्लीकेबल होता है जब स्पेस स्टेशन में कोई भी एस्ट्रोनॉट मूव करेगा। इसी तरीके से अगर स्पेस स्टेशन लीनियरली एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो ये टर्म भी जीरो होगी, तो अब ये टर्म जीरो होगी, और अगर एस्ट्रोनॉट बिल्कुल साकिन है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और हमारे पास सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स रह जाएगी। लेकिन ऐसा होगा तो नहीं, एस्ट्रोनॉट ने तो मूव भी करना है। चलिए सपोज हम एक स्टेशनरी जगह पर ग्राउंड में बैठे हुए हैं, तो मैं अगर पॉइंट ए पर हूं और मेरा दोस्त बी पर है और मैं एक बॉल उसकी तरफ फेंकता हूं तो बॉल सीधी जाएगी। चले इस डब्बे को हम देखते हैं, अगर ये रोटेट कर रहा है और मैं इसमें ए हूं, मेरा दोस्त बी है, मैं एक बॉल उसकी तरफ फेंकता हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बॉल रोटेट कर रही है, बॉल कर्व कर रही है। लेकिन एक और ऑब्जर्वर जो सी है, जो बाहर बैठा हुआ डब्बे से, वो अगर देखेगा तो उसे लगेगा कि बॉल सीधी लाइन में मूव कर रही है। चले हम इसकी एग्जांपल यहां से देख लेते हैं। तो मैं आपको यहां पर इस एनिमेशन में देखिए कि इसने बॉल फेंकी और बॉल आपको ऐसे लगेगा कि कर्व कर रही है। रेड कलर आपको दिखाएगा कि बॉल कर्व कर रही है, कोई अंदर से देख रहा है, लेकिन येलो आपको बताएगा कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है क्योंकि कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। इस झूले की मिसाल ले लीजिए, इस वक्त ऑब्जर्वर इसके अंदर है, तो ये खातून जैसे बॉल फेंकती हैं तो आपको ये बॉल कर्व होती हुई फील होती है क्रियोलिस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि आप इस झूले के अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। लेकिन इस झूले में देखें, इस झूले में दो सीन आपको नजर आएंगे, एक सीन आएगा ऊपर से नजर यहां से, तो ये लगा स्ट्रेट लाइन में गई, लेकिन जब आप अंदर से देखेंगे, अब आप अंदर से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि बॉल कर्व कर रही है। तो क्रियोलिस इफेक्ट में दो इफेक्ट आते हैं, जो बाहर से ऑब्जर्वर देख रहा है उसको लगता है कि अंदर स्ट्रेट लाइन में चीजें मूव कर रही हैं, लेकिन जो अंदर ऑब्जर्वर होता है उसे लगता है कि चीजें कर्व कर रही हैं, और अगर वो कर्व कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उन पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, जिसे क्रियोलिस फोर्स कहा जाता है, और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहां पर दिखा दी है। इस क्रियोलिस इफेक्ट की वजह से हमें लैडर्स पर चढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, स्पेस स्टेशन में खड़ा होने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्लाइंब करने में मुश्किल होती है, क्योंकि हर वक्त हमें फील हो रहा होता है कि हमारे ऊपर एक और फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से इंसान डिजीनेस का शिकार रहता है। इसका एक इफेक्ट उस वक्त भी सामने आता है जब हम सर को हिलाते हैं, क्योंकि हमारे कान के अंदर लिक्विड मौजूद होता है, और जब हम अपना सर हिलाते हैं तो क्रियोलिस इफेक्ट की वजह से उस लिक्विड की यूनिफॉर्मिटी मुतासिर होती है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं, हमें डिजीनेस होती है और हमें नोजिया भी होती है। इस इफेक्ट को कैनाल सिकनेस कहा जाता है। नासा बड़े अरसे से आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर रिसर्च कर रही है और उन्होंने स्लो रोटेटिंग रूम्स बनाए हैं, ऐसे रूम्स जो घूमते हैं, और उसमें वो मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉट्स को बंद करते हैं और फिर देखते हैं कि उन पर क्या इफेक्ट आता है। तो अभी तक जो हमने रिसर्च की है उसके मुताबिक अगर 2 रोटेशन पर मिनट से ज़्यादा तेज़ी से ये रूम स्पिन करें तो एस्ट्रोनॉट्स को कॉम्प्लेक्स मुश्किल टास्क करने में बहुत शदीद मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर 2 रोटेशन या एक रोटेशन के पास पास इसकी स्पिनिंग स्पीड हो, रेट ऑफ रोटेशन हो, तो एस्ट्रोनॉट आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो मैं अगर रेट ऑफ स्पिन को 1 रेवोल्यूशन पर मिनट ले लूं तो मुझे आपको पता है कितना बड़ा स्टेशन बनाना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन दिखाई थी, अगर उसमें आप ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास 1 किलोमीटर बड़ा आपको हैबिटेट स्पेस स्टेशन स्पेस कॉलोनी बनानी पड़ेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो ग्रे एरियाज हैं जहां पर हम स्पेस स्टेशन डिजाइन नहीं कर सकते, और उसकी वजह क्रियोलिस इफेक्ट है। तो हमारे पास ग्रीन पट्टी रह गई है, लेकिन ग्रीन पट्टी भी अब बहुत ज़्यादा कम होने जा रही है। उसकी वजह यह कि ये वो पॉइंट्स हैं कि अगर इस साइज़ के और इस रोटेशन के हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो कैनाल सिकनेस हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। तो हम 1 रोटेशन पर मिनट का स्पेस स्टेशन नहीं बना सकते, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ा है और उसको हम स्पेस में डिज़ाइन नहीं कर सकते।
रिसेंटली हमने ये जाना है कि ज़मीन की ग्रेविटी, क्योंकि हम ये तमाम सिमुलेशंस नासा ज़मीन पर कर रही है और ज़मीन की अपनी भी ग्रेविटी है जो इस एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर रही है, और अब हम किसी तरीके से ज़मीन की ग्रेविटी को बीच में माइनस करके जब रिजल्ट लाना चाह रहे हैं तो उससे इंसान को यह लगता है कि शायद वो 6 रोटेशन पर मिनट तक पहुंच सकता है। इंसान 6 रोटेशन पर मिनट तक सरवाइव कर सकता है और मुश्किल टास्क स्पेस में कंप्लीट कर सकता है। तो उस लिहाज से जब हम इस कर्व को देखते हैं तो कनाल थिकनेस बहुत दूर चली जाती है। ये देखें 5 रोटेशंस पर मिनट। तो अब कनाल थिकनेस यहां पर आ गई। पहले आप देख सकते थे तो हम 1 रोटेशन तक जा रहे थे। 1 रोटेशन का मतलब है कि कनाल थिकनेस बहुत जल्दी 1 रोटेशन से ऊपर आपको कनाल थिकनेस का शिकार होना पड़ेगा, नोजिया होगा, सिकनेस होगी और आप काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम 5 आरपीएम तक चले जाते हैं, 5 रोटेशन पर मिनट तक चले जाते हैं, तो अब हमारे पास बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर हम अपना स्पेस स्टेशन डिजाइन कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले में अगर इस 6 रोटेशन को आप डालें और हमारे पास जो एक्सेलरेशन तो फिक्स्ड है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो 25 मीटर आएगी। तो 25 मीटर बड़ा हम एक स्पेस स्टेशन बना सकते हैं जिसमें ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और उसकी रोटेशंस होंगी 6 रोटेशंस पर मिनट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट अब फ्यूचर में होने जा रहे हैं। इस वक्त तो हमने नहीं किए, लेकिन ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं जिसे एक सर्कुलर रिंग बनाया जाएगा और उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी को सिमुलेट किया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से पिछले 10-12 सालों से हम इसे कर नहीं सके। लेकिन अब भी मूवीज़ में ऐसे बहुत से आपको टॉरस नज़र आएंगे। मसलन आपको एलिजियम एक मूवी में एक टॉरस की सिमुलेशन नज़र आएगी जहां बहुत ज़्यादा इंसान मुस्तकबिल में बस रहे होंगे। इस टॉरस को बनाने के लिए हमें एल्यूमिनियम चाहिए, इतनी एल्यूमिनियम चाहिए जो 10 साल हमारी पूरी ज़मीन पर इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या इतनी एल्यूमिनियम हम ज़मीन से स्पेस में लेके जा सकते हैं? हम नहीं लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके ज़रिए हम मून को माइन कर सकें, हम एस्ट्रॉयड्स को माइन कर सकें, और ऐसी कंपनियों का इजरा चाहिए जो कि फ्यूचर में एस्ट्रॉयड की माइनिंग की तरफ आ सकें। तभी हम इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर सकेंगे। फिलहाल इस वक्त तक हमने स्पेस में आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर कोई भी काबिल जिक्र एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि तख्तियाँ ऑनलाइन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को आम कीजिए।